अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। अच्छी बढ़वार हेतु सोयाबीन की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अच्छी बढ़वार और ज्यादा पैदावार के लिए धान की फसल में जल प्रबंधन। गाय भैंसों में बार बार ताव में आने की समस्या और इसका समाधान। हमारे राज्य मध्य प्रदेश की बात अगर की जाए तो खरीफ मौसम में ली जाने वाली फसलों में सोयाबीन की खेती बड़े क्षेत्रफल में की जाती है और बहुत से किसानों ने इसकी बुआई कर दी है। तो इस फसल की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे कि खरपतवारों का नियंत्रण, जल निकास की उचित व्यवस्था और कीट व्याधियों का नियंत्रण आदि। तो सोयाबीन की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब और किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा, जिला रतलाम के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SP शर्मा। वर्तमान में जो सोयाबीन फसल आप लोगों ने लगाई है उसके संबंध में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहूँगा। जिन किसान भाइयों की फसल अभी 15 से 20 दिन की हुई है, यदि खुला मौसम है तो उसमें कृपा चला दें, जिससे हमारे काफ़ी वीड्स खत्म हो जाएंगे। और यदि बारिश हमारी लगातार हो रही है तो ऐसी स्थिति में आप खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक वीडिसाइड है, उनमें एक परसूट है, परसूट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं 1 लीटर प्रति हेक्टर। इसी तरह हम दूसरा टर्गा सुपर है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी 1 लीटर प्रति हेक्टर की जरूरत है। लेकिन किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण में ये जरूरी है कि हम पानी का सही उपयोग करें। जो भी मात्रा बताई जा रही है उसमें 500 लीटर पानी के साथ इसका उपयोग करना है। किसान भाइयों, अधिक बरसात होने के कारण खेतों में पानी भर जाता है, जिससे फसलें खराब हो जाती हैं। और यदि आपके सोयाबीन के खेत में भी पानी भर गया है तो आप उससे होने वाले नुकसान से फसल को बचाने के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, अभी बहुत ज्यादा कई जगह पे अतिवृष्टि हुई है और अतिवृष्टि से जल भराव की स्थिति हो जाती है। और सोयाबीन में जो प्रमुख रूप से हमारी जो कम शॉर्ट ड्यूरेशन वाली हैं, जो अधिक फैलने वाली वैरायटी नहीं है, वो अधिक जल को सहन नहीं कर सकती है। उनमें 4 दिन भी यदि पानी भरा रहता है और फिर धूप निकल जाती है तो ऐसी कंडीशन में हमारी फसल नष्ट होने की संभावना है। तो किसान भाइयों को सलाह है कि वो उसको जल निकास की व्यवस्था पूरी करें। यदि जल निकास की व्यवस्था करके पानी निकाल देंगे तो हमारी फसल को बचाया जा सकता है और हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कुछ किसान भाई सोयाबीन की खड़ी फसल में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण फसल की अनावश्यक बढ़वार तो होती ही है, साथ ही साथ फसल में अनेक प्रकार के कीटों का भी प्रकोप होने लगता है। इसीलिए आप इस समस्या से बचने के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि प्रायः हम क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो देखते हैं अभी जो हमारी 15 से 20 दिन की फसल हो गई है, उस समय किसान भाई DAP, यूरिया सब मिश्रण करके बाल्टी से खेत में बिखेरते हुए दिखाई देते हैं फर्टिलाइजर। तो ये बिल्कुल बहुत ही गलत प्रक्रिया है और ये बिल्कुल नहीं अपनाना है। यदि हमने इस तरह का काम किया तो हमारी फसल में फूल
और फली की संख्या कम हो जाएगी और हमारा जो उत्पादन है वो भी प्रभावित होगा। तो ऐसा न करें। हाँ, एक चीज़ है, जहाँ पर हमारी सोयाबीन में ऊपर की पत्तियाँ सफ़ेद और पीली दिखाई दे रही हैं जो ऊपर से है, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि उसमें सल्फर तत्व की कमी है। तो वो हम सल्फर यदि नहीं दे पाए हैं बुआई के समय, उचित तो होता कि हम उसी समय सल्फर का उपयोग कर ले तो ज़्यादा बेटर था। यदि नहीं कर पाए हैं तो ऐसी कंडीशन में हम वेटेबल घुलनशील सल्फर है उसका उपयोग कर सकते हैं। और घुलनशील 80% WP आता है सल्फर, वो फिर हम करीब करीब 15 लीटर में, या यूँ मान के चलिए कि 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ये डिफिशिएंसी सल्फर की जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। सोयाबीन की फसल को कुछ कीटों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है और यदि आपने इन कीटों का शुरुआती अवस्था पर नियंत्रण नहीं किया तो ये कीट फसल को खराब कर देंगे और उत्पादन में कमी आ जाएगी। इसीलिए आप इन कीटों का समय रहते नियंत्रण करें। कहीं कहीं पर अभी थोड़ा देखा गया है कि कुछ हल्का सा पत्ती काटने वाले जो कीड़े हैं उनका प्रारंभ हो गए हैं और इसीलिए उनके बचाव के लिए सबसे अच्छा है अभी एक जो इंसेक्टिसाइड है वो प्रोफेनोफास, उस प्रोफेनोफास का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका करीब जो है एक टंकी यदि 15 लीटर की है तो 40 ml डाल के उसका स्प्रे करें। दूसरा, अभी थोड़े समय में अटैक होगा निश्चित रूप से गर्डल बीटल का। तो गर्डल बीटल चूँकि ये एक सिस्टम पौधे के उतर जाता है, पहले पत्ती से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वहाँ पत्ती के यहाँ एक रिंग बनती है, ये पहचान है, और धीरे धीरे यदि उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो तने में जाएगा और तने में जो है उसके जाइलम को ख़त्म कर देगा और जड़ तक जाएगा, यानी पूरा पौधा समाप्त हो सकता है। तो इसके कंट्रोल के लिए मैकेनिकल रूप से हम उस पत्ती पे रिंग देखें और रिंग के नीचे से हम यदि उसको कट करके सारी पत्तियों को इकट्ठा करके गाड़ दें, कहीं जला दें, उसमें गड्ढे में गाड़ दें, तो इसके कंट्रोल के लिए हमको ध्यान रखना है कि हम ऐसी दवा लें जैसे कुनाल फास है, कुनाल फास ले सकते हैं, ट्राइजोफास है, ये दवा का इस्तेमाल करें। मात्रा है वो करीब करीब जो है आपको 1 लीटर प्रति हेक्टर की ज़रूरत है। 1 लीटर 1 हेक्टर के अंदर दवा काफ़ी है और 500 लीटर हमको कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है और वो हम स्प्रे कर देंगे तो गर्डल बीटल हमारा कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ छोटी जो हल्की सी सेमिल ऊपर वगैरह है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में धान की खेती व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है और वर्तमान में अधिकतर किसान इसके रोपाई कार्य में लगे होंगे और इसकी अच्छी बढ़वार हो इसके लिए फसल में पानी के उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जबकि देखने में आता है कि अधिकतर किसान भाइयों की इस फसल में जल प्रबंधन की सही जानकारी नहीं होती है, जिस कारण फसल की बढ़वार तो प्रभावित होती ही है, साथ ही आगे चलकर उपज भी कम प्राप्त होती। तो धान की फसल में जल प्रबंधन की सही तकनीकी क्या है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गीत शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के में जो धान है वो प्रमुख फसल है और जो यहाँ पे धान लगाई जाती है उसमें प्रमुखतः रोपा ब्यासी विधि है। कुछ क्षेत्रों में जो है SRI विधि से भी लगाई जाती है, लेकिन अधिकांश हमारा क्षेत्र रोपा का है और रोपा में जो है
आप यदि जल प्रबंधन अच्छे तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको उत्पादन भी ज़्यादा प्राप्त होगा। इस संबंध में मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि धान को प्रतिदिन 6 से 10 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो कि उसकी जाति के ऊपर निर्भर करती है, किस्म के ऊपर निर्भर करती है। कुल जीवन में उसको हम जब रोपा लगाना है तो उस समय से नर्सरी लगाने से लेकर खेत तैयार करने और अंतिम अवस्था तक 1200 से 1400 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो जब इतना ज़्यादा मात्रा में पानी लग रहा है तो इसका मैनेजमेंट करना अति आवश्यक है। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में, या कहना चाहिए हमारे क्षेत्र में 1200 से 1400 मिलीमीटर पानी गिरता है, लेकिन फिर भी किसान जो है फसल की अंतिम अवस्था में जब पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है उस समय कमी महसूस करते हैं। तो यदि किसान उचित ढंग से जल प्रबंधन करें तो निश्चित ही इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे जो किसान भाई धान की खेती रोपा विधि से कर रहे हैं, वह अपनी धान की अधिक पैदावार लेने के लिए कब और किस तरह से करे फसल में जल का उचित प्रबंधन, आइए जानते हैं। रोपा पद्धति की जहाँ तक बात है तो यदि हम देखें तो नर्सरी उगाने में कुल पानी का 5% खर्च होता है। फील्ड तैयार करने में या खेत तैयार करने में 20% पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद जब हम रोपा लगाते हैं, रोपा लगाने से कंसे निकलने की अवस्था में फिर से जो है 20 से 30% तक पानी की आवश्यकता होती है। कंसे के बाद जो अवस्था आती है गभोट की अवस्था, उस समय 30% आवश्यकता होती है। और अंत में गभोट से फ्लावरिंग के समय में फिर अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन बाद में पकने के समय में फिर इसको कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिसकी मात्रा करीबन 10 से 20% तक होती है। तो ये जो पानी की आवश्यकता है इसके अनुसार हमको मैनेजमेंट करना चाहिए। जैसे जब हम रोपा लगा लेते हैं तो रोपा लगाने के समय में हमको खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी रखना चाहिए, यानी खेत में बहुत हल्का पानी रखना चाहिए। उसके बाद रोपा लगाने के बाद जब रोपा लगाने से प्रारंभिक 20 से 25 दिन की होती है, उस समय हमको 5 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता, मतलब खेत में 5 सेंटीमीटर पानी रखना चाहिए। ये व्यवस्था लगातार बनाए रखते रहना चाहिए। लेकिन जब कंसे निकलते रहते हैं तो बीच में खेत को 1 से 2 बार पानी निकास करना चाहिए। ये ज़्यादा कंसे निकलने के लिए लाभदायक होता है। उसके बाद गभोट की अवस्था के समय में फिर हल्का पानी बनाए रखें। जब पकने की अवस्था आती है तब पानी खेत से निकाल देना चाहिए। तो इस तरह हम यदि मैनेजमेंट करें तो हमको पानी की आवश्यकता भी कम लगेगी और सही मात्रा में पानी हमको उचित उपयोग हो पाएगा। धान की फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर पानी की उपलब्धता बनाए रखना जरूरी है, तभी फसल से आगे चलकर अधिक उपज प्राप्त होती है। तो वे क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है? धान की फसल में देखा जाए तो कंसे निकलने की अवस्था, और उसके बाद गभोट निकलने की अवस्था, उसके बाद फूल निकलने की अवस्था, ये जो अवस्थाएं होती हैं ये पानी के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। यदि इस समय यदि पानी की कमी हुई तो हमारी उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाई ये ध्यान दें कि इस समय खेत में पानी अवश्य रहे। यदि किसान भाई ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, अर्थात धान का रोपा लगाने के पहले जो है खेत में सिसबेनिया या कोई अन्य फसल उगा के उसको खड़ी अवस्था में पानी की उचित मात्रा में खेत में दबा देते हैं, तो इसे हम कहते हैं हरी खाद देना। यदि हरी खाद का उपयोग या गोबर की खाद का भरपूर मात्रा में उपयोग करते हैं तब भी जल की उपयोगिता बढ़ जाती है। इस समय ये ध्यान देना चाहिए कि खेत जो है हमारा समतल होना चाहिए। यदि खेत समतल बना रहता है तो पानी की प्रत्येक जगह पे एक समान पानी खड़ा रहता है और जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा हानि होती है पानी की उसमें कमी आती है, और साथ ही साथ पौधों के सभी पौधों के उचित मात्रा में पानी मिलता है और एक साथ वृद्धि देखी गई है। धान की रोपा विधि से खेती करना सिंचाई जल के सदुपयोग की दृष्टि से किस तरह से लाभदायक है, आइए जानते हैं। ये देखा गया है कि जो रोपा पद्धति होती है निश्चित ही दूसरी पद्धतियों की अपेक्षा कि जो हमारे यहाँ ब्यासी या खुर्रा बोनी की जाती है उसके मुकाबले में इसमें ज़्यादा उपज प्राप्त होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि चूँकि रोपा पद्धति में हम खेत की मताई कर देते हैं, इसलिए खेत के ऊपर पानी जो है वो खड़ा होना शुरू हो जाता है और पानी का जो ज़मीन के अंदर रिसाव है उसकी मात्रा में कमी आती है। यह अवस्था बनने के कारण इससे 2-3 लाभ होते हैं। कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है, जैसे कि फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीज है। इससे पौधे अच्छी मात्रा में इन पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उत्पादन ज़्यादा होता है।
दूसरा, पानी भरे रहने से ये पाया गया है कि खेत में खरपतवार बहुत कम मात्रा में उगते हैं, पौधों को खरपतवार से प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ती है और पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और उपज भी अच्छी प्राप्त होती है। तीसरा ये होता है कि पौधों को जब अधिकतम समय पे पानी की आवश्यकता होती है, जिस अवस्था में, जिसे हम क्रांतिक अवस्था कहते हैं, तो यदि पानी भरा रहता है तो उस समय पौधों को पानी की कमी नहीं होती और हमारा उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। तो इस तरह जो है वाटर मैनेजमेंट करके जो है हम न केवल पानी की इफ़िशियंसी या कहना चाहिए जल की उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं और बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि कर सकते हैं। यदि किसान भाई इसी में और अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो प्रयोगों द्वारा ये पाया गया है कि कण से निकलने की अवस्था तक यदि किसान खेत को खाली करें और उसके बाद 3 दिन के बाद फिर से पानी भरें तो अधिकतम उपज प्राप्त होती है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। पशुपालक भाइयों, आपके पशु स्वस्थ रहें, साथ ही साथ उसकी दूध उत्पादन क्षमता में कोई कमी ना आए, इसके लिए आपको उनमें आने वाली समस्याओं के प्रति सतर्क रहना होगा। लेकिन अधिकतर पशुपालकों की शिकायत रहती है कि इनके पशु बार बार ताव में आते हैं, जिसके चलते ये पशु समय पर गर्भधारण नहीं कर पाते हैं और किसानों को एक और जहां इनकी खिलाई पिलाई का खर्च उठाना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ पशुओं के समय पर नहीं ब्याने से किसानों को दूध का उत्पादन भी नहीं मिल पाता। तो किसान भाइयों, हमारे किसान भी कुछ इसी प्रकार की समस्या से परेशान हैं और इनकी समस्या का निदान बता रहे हैं एक पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद अग्रवाल। ये अपने हॉस्पिटल में टेस्टिंग के लिए आई है। ये ओनर कंप्लेंट कर रहा है कि इसमें बार बार ये 2-3 बार सीमन लगा लिया लेकिन रुक नहीं रही। प्रदेश में पशुपालकों के सामने पशुओं में बार बार ताव में आने की समस्या देखी होगी, जिसके कारण पशु समय पर नहीं ब्याहते हैं और पशुपालकों को बहुत हानि का सामना करना पड़ता है। ये बार बार हीट में आती है, तो इसके लिए क्या निदान किया जाए इसका सर? इसका यही है कि एक तो समय पर आप इसका गर्भधारण कराओ। जब भी हीट में आता है ना जानवर, तो तुरंत इसको 12 घंटे या 8 घंटे के भीतर, 12 घंटे के भीतर इसको या तो पार्टी के पास या किसी ये वर्कर के पास दिखाओ, इसको कंसील लगाओ। या फिर इसमें थोड़ा मिनरल्स की कमी है जिससे कि बार बार फिरती है, तो मिनरल्स की थोड़ा मिनरल मिक्सचर वगैरह लो, जिससे 50-50 ग्राम रोज इसको दो तो वो पूर्ति होती रहेगी, इसके हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर कृत्रिम गर्भाधान करवा लेते हैं तो आपकी गाय भैंसे समय पर ब्याहेंगी और ये पशु साल भर दूध देते रहेंगे। तो इसका जब अल्ट्रासाउंड से हमने चेक किया तो इसमें ओवरी में सिस्ट है, यूटेराइन हॉर्न्स में स्वेलिंग है काफ़ी, जिसकी वजह से ये कंसेप्शन हो नहीं रहा। तो इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इसके लिए। ये इसका भैंस का जो मेन कारण क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से अंडा सही टाइम पर बन नहीं पाता और अपन कंसीव करा लेते हैं और वो पस के रूप में इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। तो अंडा बच्चेदानी में सिस्ट के रूप में बन जाता है और लगातार वो धीरे धीरे कभी कभी पस के फॉर्म में देता रहता है। इस सिस्ट को बोलते हैं पर कार्पस ल्यूटियम, जिससे कि अंडा पूरा ढंग से नहीं बन पाता। जब हमने इसको एग्जामिन किया तो इसके यूट्रस में और ओवरी में सिस्ट पाई गई है। अब इसका निदान ये है कि इसके हार्मोनल इंजेक्शन जो लगाए जाएंगे, जिससे कि ये ल्यूटेलाइसिस प्रोसेस होगी, जिसके तहत वो सीएल रप्चर होगी और अंडे जो ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो दोबारा चालू होगी और फिर ये इसका गर्भधारण कराया जाएगा बाद कंसेप्शन। सभी पशुपालकों को जो ये बीमारी है रिपीट ब्रीडर की, इससे बचने के लिए एक तो भैंस को नियमित रूप से मिनरल मिक्सर का सेवन कराना चाहिए और दूसरा, जब भी भैंस हीट में आए तो इसको इग्नोर नहीं करें। जनरली भैंस क्या शाम को हीट में आती है तो उनको सुबह 12 घंटे के बाद में
पाडे के पास या एआई वर्कर के पास ले जाना चाहिए, जिससे और कंसीव हो। नहीं तो क्या है कि ये सिस्ट अंडे जो रप्चर नहीं होती वो सिस्ट का रूप ले लेते हैं और वो आगे खराबी करते हैं, जिससे बार बार रिपीट होते रहता है जानवर। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो न केवल पशुओं के देखभाल के खर्चे से बच सकते हैं बल्कि इनसे अच्छी आय भी ले सकते हैं। तो क्या क्या फायदे हैं पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के, आइए जानते हैं। प्रक्रिया राजस्थान में पशुपालन विभाग की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें कि आवारा गोवंश और भैंस पाडों के द्वारा जो संक्रमण होता रहता है बच्चेदानी में, उनके बचाव हेतु ये कृत्रिम गर्भाधान प्रोसेस है। इसमें क्या है कि बिल्कुल फ्रीजिंग किया हुआ जो सीमन काम में लिया जाता है और नस्ल सुधार का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जैसे उन्नत नस्ल के वो बछड़े बछड़ी और पाडे पाडी उत्पन्न किया जाता है। इसमें ये जो कृत्रिम गर्भाधान की प्रोसेस है, इसमें सुधार करते हुए नई टेक्नोलॉजी दे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार ने ये एक प्रोसेस चालू की है, जिसमें कि ये डिजिटल वीडियो गन के द्वारा सीमन लगाया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान का जो प्रोसेस अभी इसमें भैंस में किया गया है, इसका सबसे बढ़िया है एक तो सही जगह सीमन का डिपोजिशन होता है और बिना टेक्निकल आदमी इसमें सीमन लगाता है, तो पशु के ठहरने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। गर्भाधान द्वारा पशु को ज्ञापन कराने से सबसे बढ़िया फायदा तो क्या है, एक तो उन्नत नस्ल के पाडे पाडी और बछड़े बच्चे पैदा होते हैं, जिससे कि आने वाली नस्ल में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। तो भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का जो मेन उद्देश्य है ब्रीड इम्प्रूवमेंट और साथ में मिल्क प्रोडक्शन, ये दोनों प्रोसेस को रख के लक्ष्य रख के ये कृत्रिम गर्भाधान प्रोसेस है, जिससे कि एक तो अनवांटेड जो इधर उधर जो बच्चे पैदा होते हैं, ये जो खुले सांड घूमते रहते हैं, उनसे बचाव होता है और नई नस्ल के उन्नत नस्ल के बछड़े बछड़ी पैदा होते हैं। राजस्थान सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट विभाग ने जयपुर जिले में गोविंदगढ़ ब्लॉक का चयन किया है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान और कंसेप्शन रेट यानी ज्ञापन पशुओं के ज्ञापन रुकने की दर में वृद्धि करने हेतु नई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, जिसमें ये जो आप देख रहे हो पिक्चर में, ये है थाइंग मशीन। इसमें क्या होता है कि ये पोर्टेबल है, जिसको कोई भी एआई वर्कर अपने साथ ले जा सकता है। इसमें टेम्परेचर इतना मेंटेन रहता है कि सीमन के जो कीटाणु स्पर्म होते हैं वो बिल्कुल जीवित रहते हैं और रिवाइव हो जाते हैं 100%। कई बार क्या होता है कम टेम्परेचर पर फिंगर टेस्टिंग द्वारा एआई वर्कर फील्ड में यही करता है, जिससे कि कई कीटाणु ज़्यादा टेम्परेचर रहने पे स्पर्म खत्म हो जाते हैं और कम टेम्परेचर पे रिवाइव नहीं हो पाते। इसके लिए सबसे सरल और बढ़िया है, इसमें ऑटोमेटिकली 37 टेम्परेचर जो कि स्पर्म के रिवाइव होने के लिए ज़रूरी होता है वो डेवलप हो जाता है, जिससे कि सीमन की क्वालिटी बनी रहती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम राजौर, जिला ग्वालियर के कृषक कमल यादव ने। इनकी कद्दू वर्गीय फसल में लाल भृंग कीट का प्रकोप देखने में आ रहा है, यह इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो कमल यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले रेड पंपकिन बीटल, ये कद्दू का लाल रंग का भृंग है और इस भृंग का पीठ नारंगी लाल रंग का होता है तथा नीचे का उदर भाग काला होता है। इसकी लंबाई 4 से 5 मिलीमीटर होती है। इस कीट के शिशु जो हैं वो जड़ों को खा जाते हैं और एडल्ट जो हैं वो पौधे के पत्तियों, फूलों तथा नए पौधे को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। तो इस कीट से प्रबंधन कैसे करें, इस हेतु सबसे पहले तो आप गर्मी में गहरी जुताई खेत की करें। उसके बाद पौधे के ऊपर सुबह में राख का भुरकाव करें और इसके अलावा फेनवलरेट जो है 0.4% धूल का 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें, जिससे कि आप कद्दू लाल भृंग से करेला सुरक्षित रखेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गुणवत्ता युक्त फलों की पैदावार के लिए आंवला के बाग में पौध सुरक्षा उपाय। अधिक उपज हेतु धान की फसल में उर्वरक प्रबंधन पर जानकारी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी, फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।